बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने जारी की है 10 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट। आगरा नगर निगम से लता बीएसपी मेयर उम्मीदवार हैं। मथुरा वृंदावन मोतासिम अहमद बीएसपी के मेयर उम्मीदवार हैं। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो रुखसाना बेगम को मेयर पद के लिए उतारा है बीएसपी की तरफ से। झांसी में भगवान दास फुले बीएसपी के उम्मीदवार हैं और सहारनपुर से खादिजा मसूद बीएसपी प्रत्याशी हैं। लखनऊ से शाहीन बानो, वाराणसी से सुभाष चंद्र माझी और प्रयागराज से सईद अहमद बीएसपी मेयर के उम्मीदवार हैं। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मोहम्मद यामीन बीएसपी मेयर उम्मीदवार हैं। गोरखपुर से नवल किशोर नथानी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। ये वो 10 नाम हैं जिन्हें बीएसपी ने इस बार मौका दिया है और ये 10 नामों की सूची आपके सामने बीएसपी की तरफ से 10 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आगरा नगर निगम की बात करें तो लता बीएसपी मेयर की उम्मीदवार है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मथुरा वृंदावन की तो मोतासिम अहमद पर इस बार भरोसा जताया है और मेयर उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से उन्हें बनाया गया है। फिरोजाबाद नगर निगम से रुखसाना बेगम पर इस बार भरोसा जताया है। झांसी से भगवान दास फुले को इस बार मैदान में उतारा गया है। मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन इस बार बसपा मेयर उम्मीदवार हैं। तो ये वो 10 नाम हैं जिन्हें आज जारी कर दिया गया है बीएसपी की तरफ से। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर्स की जेल बदल दी गई है। तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल भेजा गया है। लवलेश, सनी और अरुण को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल तीनों हमलावरों को भेजा गया है। नैनी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली अहमद। सुरक्षा को लेकर शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि तीनों हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से शूटर्स की जेल को शिफ्ट किया गया है और अब नैनी जेल से तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल भेजा गया है। नैनी जेल से प्रतापगढ़ तीनों को शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वक्त नैनी जेल में अतीक का बेटा अली अहमद बंद है और इसी को लेकर सुरक्षा को लेकर जो तीनों शूटर्स हैं इनकी जो जेल है उसे शिफ्ट किया गया है। तीनों शूटर्स यानी कि अरुण, लवलेश और सनी की जेल को बदला गया है। तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की थी जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन तीनों को भेजा गया है और अब आज इन तीनों की जेल को बदला गया है। नैनी जेल से अब प्रतापगढ़ जेल इन शूटर्स को शिफ्ट किया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड के ये शूटर्स जिनकी जेल को आज बदला गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वक्त नैनी जेल में अतीक का बेटा बंद है और सुरक्षा के लिहाज से माना जा रहा है कि इन तीनों शूटर्स की जेल को बदला गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर है अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या रीजन बताए जा रहे हैं जेल बदलने के पीछे? आयशी, देखिए, अतीक अहमद की हत्या और अशरफ की हत्या में तीनों लोग आरोपी हैं। आरोपी क्या है, उनको कैमरे में देखा गया है। तमाम मीडिया वहां मौजूद थी। मीडिया के सामने मर्डर हुआ, तमाम कैमरों में उसकी फोटो आई है गोलियां चलाते हुए, गोलियां मारते हुए। ऐसे में प्रयागराज की नैनी जेल में रखना बहुत मुसीबत भरा रिस्की काम था। उनकी सुरक्षा को खतरा था क्योंकि नैनी जेल में जो अतीक अहमद का बेटा अली है वो भी बंद है। अतीक अहमद के गैंग के तमाम सदस्य, गुर्गे, उसके समर्थक वो बंद हैं। तो वहां पर तीनों के लिए जान का खतरा था। ये आशंका थी कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनको कुछ भी हो सकता है। इस आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने तीनों को शिफ्ट किया है, प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। और वहां चूंकि ये माना जा रहा है कि हालांकि प्रतापगढ़ जेल में भी अतीक अहमद के कई समर्थक मौजूद हैं, लेकिन तीनों को स्पेशल सेल अलग से रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। हालांकि जो शुरुआती दौर होते हैं जेल में, अगर कोई पहली बार जाता है तो उसको कुछ दिन मुलाहिजा बैरक में रखा जाता है, यानी एक ऐसी बैरक जहां पर जेल के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तो उस बैरक में नैनी जेल में भी थे तीनों, और अब प्रतापगढ़ जेल जाएंगे तो भी उनको मुलाहिजा बैरक में, जब जेल के तौर तरीके सीख जाएंगे उसके बाद किसी बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। तो जेल अधिकारियों ने कहा है कि तीनों पर नजर रखी जाए कि कौन उनसे मिल रहा है, कौन बात कर रहा है, साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। तो इस मामले में चूंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी है और ये जैसे जो सोर्सेज बता रहे हैं, शासन के सोर्सेज बता रहे हैं, पुलिस के सोर्सेज कह रहे हैं कि ये मामला सीबीआई को भी जा सकता है, इसलिए तीनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यही वजह है कि प्रयागराज जेल से, नैनी जेल से तीनों को शिफ्ट किया गया है प्रतापगढ़ जेल में। और अब वहां पर उनकी जो निगरानी होगी वो भी बढ़ाई जाएगी, चौकसी बढ़ाई जाएगी। उनसे मिलने के लिए जो लोग आना है, जिनको अगर कोई आता है तो उनको भी पूरे वेरीफाई करने के बाद उनसे मुलाकात कराई जाएगी। बीते दिनों जिस तरह से चित्रकूट जेल या बरेली जेल में जो अशरफ से मुलाकातें हो रही थी,
लगातार लोग मिल रहे थे, एक पर्ची पर 8-8 लोग मिल रहे थे। इस तरह की मुलाकातों पर प्रतिबंध लगाए और अब जो भी बंदी होगा, जो जिसको हाई सिक्योरिटी दी गई होगी, यानी इस जैसे बंदी, चाहे वो सनी हो, चाहे मौर्य हो, अरुण मौर्य जो नाम बताया जा रहा है, या फिर वो तिवारी, तीनों का नाम इस समय सबसे हिट लिस्ट में है, चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो। जेल प्रशासन के लिए भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कैदी बंदी है, इसलिए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उनको शिफ्ट किया गया है। और ठीक है विवेक, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से जेल बदला गया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हत्या की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन की अध्यक्षता में 3 सदस्य एसआईटी का गठन हुआ है। डीजीपी के आदेश पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ये 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया है। डीसीपी क्राइम टीम को हेड करेंगे और एसीपी सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह भी टीम में शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एसीपी सत्येंद्र तिवारी, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओपी सिंह भी इस टीम में शामिल हैं। एसआईटी टीम को डीसीपी क्राइम टीम को हेड करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। एससी के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध कहा है। 2017 से अब तक हुए यूपी में 183 एनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की है। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच की मांग की है और असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि 2017 से अब तक यूपी में 183 एनकाउंटर हुए हैं, उनकी भी जांच की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई है। हमारे द्वारा एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी और न ही रिकॉर्ड की गई थी। तो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं और पहले से जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं, उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं है और जुडिशरी को भी यह वीकन करने का एक प्रयास है कि अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती, बल्कि उनको सीधा मार दिया जाता है। इधर अतीक अशरफ हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि अतीक की हत्या राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये भी अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा है कि अतीक की हत्या राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। तो एक तरफ तो लगातार प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है, एसआईटी का गठन किया गया है, तमाम टीमों का गठन किया गया है इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की भी मांग की गई है। पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने याचिका दाखिल की है और याचिका में इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अतीक की हत्या जिस तरीके से हुई है वो राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना इसमें दिखती है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। अतीक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। सीबीआई जांच की मांग साफ तौर पर की गई है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल हो गई है और इसमें यह मांग की गई है कि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं और अब यह मांग की गई है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए।
हालांकि दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है जो कि जल्द अपनी जांच भी शुरू करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई से भी जांच करवाने की मांग कही जा रही है। बड़ी खबर नैनी जेल से मिल रही है, जहां नैनी जेल में अतीक के बेटे अली ने खुद को घायल कर दिया है। पिता की मौत से आहत अली के चीखने चिल्लाने की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है नैनी जेल से, अतीक के बेटे अली ने खुद को घायल किया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अपनी पिता की मौत से आहत है अली, जिसके चीखने चिल्लाने की खबर मिल रही है। और कल जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि अपनी पिता की मौत से आहत होकर उसकी तबीयत भी बिगड़ी थी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि खुद को घायल करने की कोशिश अली की तरफ से की गई है। जिस बैरक में अली बंद है वहां से चीखने चिल्लाने की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है प्रयागराज की नैनी जेल से। अपने पिता अतीक अहमद की मौत से आहत होकर बेटे अली ने खुद को घायल करने की कोशिश की है। मोइन की अपडेट। देखिए, परसों रात को अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की हत्या होती है और अली अहमद जो कि अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है, वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उस वक्त उसे ये खबर नहीं मिलती है, उसे ये खबर कल दोपहर बाद मिलती है। और तब से जो जेल के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अली अहमद लगातार बौखला गया है, दुखी है और विक्षिप्तों जैसी हरकत कर रहा है। उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, तन्हाई बैरक में रखा गया है। जिस बैरक में अली अहमद है उसमें कोई दूसरा नहीं है। तो कल उसने खाना भी नहीं खाया है कल के बाद से, और लगातार इस तरीके की हरकत कर रहा है। कभी वो जेल का जो गेट होता है, उसकी बैरक का जो गेट होता है, उसे पकड़कर हिलाने लगता है, कभी चीखने लगता है, कभी रोने लगता है, कई बार दीवार से अपना सिर टकराने लगता है। तो एक समझा जा सकता है कि किसी को जब उसके पिता की मौत की खबर मिलती है तो वो किस तरीके से विचलित होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके की हरकतें अली अहमद की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो जेल के अधिकारी है उनका कहना है कि उसकी काउंसलिंग कराने की कोशिश की जा रही है, उसे समझाने की कोशिश की जा रही है, उसे जानकारी देने की कोशिश की जा रही है और सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर किसी के पिता की इस तरीके से हत्या हो जाती है, उसे जब खबर मिलती है तो वो किस तरीके से बौखला जाता है कोई भी व्यक्ति जो है, तो वो स्वाभाविक है बिल्कुल उसी तरीके की हरकतें अली अहमद कर रहा है। तो उसने अपने आप का वो घायल करने की भी कोशिश की है, कई बार दीवारों से सिर टकराया है। और इसके बाद जो है जो जेल प्रशासन है वो उस पर विचार कर रहा है कि उसको किस तरीके से सामान्य किया जाए ताकि वो खुद को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा जा सके। और अली ने जिस तरीके की हरकतें की हैं उसी के बाद उसके पिता के जो 3 कातिल मौके से पकड़े गए थे, जिनको हत्या के ठीक बाद यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको भी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। इसी वजह से उन तीनों को यहाँ से हटा करके प्रयागराज की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो निगरानी बढ़ा दी गई है अली अहमद की अब। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सभी मुकदमे एक साथ चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी 7 मुकदमों को एक साथ चलाने को लेकर आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले से संबंधित सभी 7 केस को एक साथ चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। 21 अप्रैल को एक साथ होगी सभी मामलों की सुनवाई। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सभी 7 मुकदमों को एक साथ चलाने का आदेश दे दिया गया है। ज्ञानवापी मामले से संबंधित ये सभी केस अब एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है। 21 अप्रैल को एक साथ सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सभी मुकदमे एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं। 7 मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने अब एक साथ चलाने को लेकर आदेश दिया गया है। सभी 7 मुकदमे एक साथ चलेंगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए हैं ये सभी केस जिन्हें एक साथ चलाने का आदेश दिया है। और अब 21 अप्रैल को एक साथ इन सभी मामलों की सुनवाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का ये मामला कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सभी के साथ साथ कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी 7 मुकदमे हैं इन्हें एक साथ चलाया जाए। और उसके बाद अब 21 अप्रैल को जब सुनवाई होनी है तो एक साथ इन 7 केसों की सुनवाई एक साथ होगी। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। हम आपको नामांकन की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की है।
सुषमा खरकवाल मेयर प्रत्याशी हैं भाजपा लखनऊ में, और विनोद अग्रवाल को मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया है भाजपा की तरफ से मुरादाबाद से। खाजिदा मसूद मेयर प्रत्याशी हैं बसपा की तरफ से सहारनपुर से, और ओपी सिंह को भी देख रहे हैं आप तस्वीरों में, जो कि सपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी हैं वाराणसी से। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पहले चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन और तमाम जो दावेदार हैं आज नामांकन करने के लिए पहुंचे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से, जहां इस बार सुषमा खरकवाल को मैदान में उतारा है भाजपा की तरफ से। तो वहीं खाजिद मसूद को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि अपने नामांकन के लिए आज पहुंचे थे। इधर वाराणसी में समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी सिंह साइकिल से नामांकन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान एबीपी गंगा से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह आज नामांकन करने के लिए साइकिल से पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश जी, क्या मुद्दा होगा आज नामांकन करने आप पहुंचे हुए हैं साइकिल के साथ? पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। जो गैस के सिलेंडर 350-400 रुपये के मिलते थे, आज 1200 रुपये के मिल रहे हैं। जो आटा 12 रुपये किलो मिलता था, आज 36 रुपये किलो मिल रहा है। जो सरसों का तेल 50 से 60 रुपये मिलता था, आज 150 से 200 रुपये किलो मिल रहा है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है और जनता मन बना ली है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। और नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है, जो लोक सपा का प्रिय होगा। और पानी और सीवर पर, किसी भी शहर में सीवर और पानी पर काम नहीं हुआ तो और बाकी विकास का कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक तरफ से रोड बनाई जाती है और दूसरे तरफ से रोड खोदी जाती है। ये योजना है। इन्होंने विकास जो मुद्दा बीजेपी द्वारा बनाया गया है, उस मुद्दे के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बना के जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट में नामांकन कर दिया है। इस दौरान कई भाजपा के दिग्गज भी नामांकन में पहुंचे। विनोद अग्रवाल ने कहा कि हमारी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबको साथ लेकर चलते हैं। प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, और साथ में जो शहर विधायक हैं रितेश गुप्ता जी और तमाम जो पूर्व सांसद हैं सर्वेश जी वो हैं, और तमाम जो भाजपा के नेता हैं एमएनसी वो हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, 6ठी बार आपके परिवार को टिकट दिया है भाजपा ने, तीसरी बार आप मेयर का जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और आज नामांकन करा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से मुरादाबाद की? अपने काम के आधार पर हमारी पार्टी ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर मुस्लिम मतदाताओं का साथ कितना मिलेगा, क्योंकि 8 पार्षद भी भाजपा ने मुस्लिम उतारे हैं इस बार, पहली बार? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए सब जाति धर्म एक बराबर है। देखिए विनोद अग्रवाल जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम भाजपा के सीनियर नेता है वो विनोद अग्रवाल जी के नामांकन में यहाँ मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं, और अभी थोड़ी देर में ये नामांकन कराने के बाद घर जाएंगे। वहीदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। इधर आगरा से बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने जो उन पर भरोसा जताया है, उनकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा नगर निगम पद के लिए हेमलता दिवाकर कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। आज वो नामांकन के लिए पहुंची हैं। तो मैडम, नॉमिनेशन आप फाइल करके निकली हैं बाहर, तो महापौर का पर्चा दाखिल किया है। क्या लग रहा है, किस तरह से पूरे चुनाव को लड़ने जा रही हैं? पार्टी के साथ रहकर ये चुनाव लड़ना है, और बीजेपी का तो मजबूत गढ़ ये है। पार्टी के उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपने नेतृत्व को कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार से पहले जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैं इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलेगा। अपेक्षाओं का जबरदस्त पहाड़ आपको क्या कहना चाहिए? बहुत ज्यादा शहर की समस्याओं रहता है।
रहता है। शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि जो पुराने प्रोजेक्ट है। ये हेमलता दिवाकर कुशवाहा इस समय नॉमिनेशन के बाद बाहर निकल रही हैं। बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। उनका कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, उस पूरे भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABC। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।